गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आज अपने अगले चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 हमारा है जल, वाटर। हम अपनी एनसीईआरटी की सीरीज चालू किए हैं जिसमें हम जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं और पिछले हम 4 चैप्टर क्लास 7 की जो है जियोग्राफी ख़त्म कर चुके हैं और आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 पे चल रहे हैं। तो जो पिछली वीडियोस ना देखे हों, जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 ना देखे हों, वो पिछले चैप्टर को देख कर आएँ जिससे उनको ये वाली वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आए, बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो हम आज अपने चैप्टर नंबर 5 के बारे में देखते हैं और 5 के बारे में देखने से पहले हम थोड़ा जल के बारे में कुछ समझते हैं, ठीक है, कि जल क्या है। तो जल क्या है? जल एक द्रव्य है, ठीक है। जल एक द्रव्य है, ये लिक्विड ही होता है ना, ठोस तो है नहीं, ये लिक्विड ही है। इसका कोई आयतन या आकार तो होता नहीं है। जल का कोई आकार होता है? जल का कोई आकार नहीं होता। इसको हम जिस बर्तन में रख दें वो उसी का आकार ले लेता है, ठीक है। इसको हम जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी का आकार का ले लेता है। चाहे वो ग्लास में रखें तो वो ग्लास का आकार ले लेगा, चाहे किसी टब में रखें तो वो टब का आकार ले लेगा, ठीक है। किसी कप में रखेंगे तो वो कप का आकार ले लेगा। तो इसका कोई निश्चित आयतन या आकार नहीं होता है, ठीक है। इसका कोई गंध नहीं होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। तो जल, आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही जल है। अब देखो, हम पढ़ते हैं जल चक्र, कि जल चक्र क्या है, ठीक है। वाटर साइकिल, जल चक्र क्या है? देखो, जल का, ये जो जल है ना, इस जल का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना ही जल चक्र है। अब कैसे, ये हम समझते हैं। जल चक्र क्या? जल का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना ही जल चक्र है। अब आओ हम समझते हैं थोड़ा, ठीक है। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये मान लो हमारा महासागर है, ठीक है। ये पृथ्वी पे जो है महासागर है, इसमें जल है, ठीक है। इन सब महासागरों में जल है। सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। तापमान बढ़ रहा है और कल ही अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि तापमान के कारण जो है यह जल वाष्प में बदलने लगता है। यह जल जो है वाष्प में बदलने लगता है, ठीक है। वाष्प क्या होता है? वाष्प एक गैस या धुआं की तरह होता है। जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जल की ठोस, द्रव्य, गैस, ठीक है। यही जल हमारा ठोस में जब बर्फ में बदल जाता है तो ये ठोस हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो जल ही होता है। जब वाष्प में बदल जाता है तो गैस बन जाती है और ये द्रव के रूप में तो है ही, ठीक है। तो देखो, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो यह जब जल के ऊपर पड़ता है तो जल जो है वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। जल का जो है वाष्पन शुरू हो जाता है और यह वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में पहुंचता है। कल हमने पढ़ा था, ठीक है। यह जो है वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पहुंचता है, ठीक। यह जो है वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पहुंचेगा। अब वायुमंडल में क्या होगा? इसका संघनन चालू हो जाएगा, ठीक है। अब वायुमंडल में क्या होगा? इसका जो है संघनन चालू हो जाएगा। संघनन क्या है? जो ये वाष्प, देखो यहाँ तो जमीन पे है, जमीन पे ये गर्म होकर ऊपर उठने लगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊंचाई पर जाता है ना, तापमान में कमी आती है। हम लोग 4 दिन से यही पढ़ रहे हैं कि ऊंचाई पर बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है, तापमान में कमी आती है। तो ये वाष्प जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है वाष्पीकृत होकर के, वैसे वैसे इसके तापमान में कमी आ रही है, ठीक है। इस वाष्प के तापमान में कमी आ रही है और जब यह वायुमंडल की एक ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो इसका तापमान बहुत ही कम हो जाता है। ये अब यहाँ पर गर्म थी लेकिन ऊपर पहुँच के ठंडी हो जाती है, ठीक है।
यही वाष्प ऊपर पहुंच के ठंडी हो जाती है। तो वायुमंडल में हमने कल क्या पढ़ा था कि वायुमंडल में धूल कण उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब ये जो धूल कण होते हैं इन्हीं पर ये वाष्प जो हैं बैठने लगती हैं, ठीक है। इन्हीं पर ये वाष्प जो हैं बैठने लगती हैं और बैठ के क्या होता है, बादल का निर्माण करते हैं, ठीक है। बैठ के बादलों का निर्माण करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, संघनन, ठीक है। जब वाष्प जो है ठंडी होकर के छोटे छोटे जो है धूल कणों पर, इसे आर्द्रताग्राही कण बोलते हैं। अगर जियोग्राफी के टर्म में आप समझो तो आर्द्रताग्राही कण बोलते हैं, लेकिन अभी आप केवल धूल कण समझ लो, वो आपके लिए सफिशियंट है। तो इन धूल कणों पे बैठ करके ये बादल का निर्माण करते हैं, उसी को हम संघनन कहते हैं, ठीक है। और फिर अब ये बादल क्या होते हैं, ये बादल जो है वर्षा करवाते हैं। अब इन्हीं बादलों के कारण वर्षा होने लगती है, ठीक है। इन बादलों से वर्षा होती है, बादल ही वर्षा करवाते हैं ना। जब बादल निकलता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आज वर्षा होगी। तो अब ये बादल वर्षा करवाने लगते हैं। अब ये वर्षा जो है कई प्रकार से होती है, पानी के रूप में भी हो सकती है, द्रव जिसे, ठीक है, जो बारिश होती है। ठोस के भी रूप में हो सकती है। ठोस का मतलब जो बर्फबारी होती है, हम कहते नहीं है कि जम्मू कश्मीर में, शिमला में बर्फ़ गिर रही है, तो वो वर्षा ही है, लेकिन वो ठोस के रूप में हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत कम है, वहाँ का तापमान हिमांक से नीचे है। हिमांक, ओशांक ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी यहाँ पर इतना समझ लीजिए, ठीक है, कि जो बारिश होती है तो बारिश द्रव के रूप में भी होती है, ठोस के भी रूप में होती है और सहीन वृष्टि के भी रूप में होती है। अभी यहाँ पर आप इतना जान लो, सहीन वृष्टि आगे हम लोग पढ़ेंगे, सहीन वृष्टि क्या है, ठीक है। तो ये तीनों रूपों में होती है, अपने तीनों रूपों में ये बारिश होती है। और अब ये बारिश होकर के कहीं पहाड़ों पर गिरती है, पहाड़ों पर ठोस के रूप में, बर्फ के रूप में होती है, तो मैदानों में कहीं गिरती है, ठीक है, फिर कहीं तालाबों में गिरती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो कि जल चक्र है क्या, ठीक है। अब जल चक्र यही है कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी को गर्म कर रहा है, जल को गर्म कर रहा है, जिसपे वाष्प बनकर जल वायुमंडल में जा रहा है, और वायुमंडल में जो है संघनन की क्रिया हो रही है, बादलों का निर्माण हो रहा है। बादलों द्वारा फिर जो है जल को फिर से धरातल के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है, द्रव के रूप में, ठोस के रूप में, सहीन वृष्टि के रूप में। तो मतलब जल क्या है, देखो जल, अब ये जो पानी फिर से धरातल के ऊपर गिर गया, ठीक है, ये पानी जो है फिर से जो धरातल के ऊपर आ गया, अब क्या होगा, इस पे फिर से वही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, फिर ये वाष्पीकरण होगा। तो ये चक्र चलता रहता है, ये चक्र जो है चलता रहता है, ठीक। तो ये चक्र चलता रहता है, इसी को हम जल चक्र कहते हैं। अर्थात देखो आज जो जल हम देख रहे हैं, अभी मान लो हम पानी के लिए एक गिलास पानी लिए, ये जल कभी ख़त्म नहीं होता है, बल्कि ये अपना एक रूप बदलता रहता है, ये एक स्थान अपना बदलता है, ये अपना स्थान बदलता है, रूप बदलता है, लेकिन ये कभी समाप्त नहीं होता है, ठीक है। आज मान लो कोई जल हमारे पास है, ठीक है, आज मान लो कोई जल हम पी रहे हैं, वो हमारे पास है, लेकिन भविष्य में वही जल वाष्पीकरण के द्वारा पता नहीं, हो सकता है गंगा नदी में हमको मिले, ठीक है, वही जल हो सकता है अमेजन की नदी में मिले हमको, ठीक है, वही जल हो सकता है हिंद महासागर में चला जाए, ठीक है। और क्या पता कि जो करोड़ों वर्ष पहले, जो लाखों वर्ष पहले जो है अमेजन नदी में जो जल बहता था, वो वाष्पीकरण के द्वारा होकर आज हमारे ग्लास में हो या आज हमारे शहरों में हो। तो जल जो है ना अपना रूप परिवर्तित करता रहता है, अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है, लेकिन एक स्थान जो है ये कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक। तो जल चक्र यही है, जल की सारे चक्र, मतलब सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो जल गर्म होकर वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल में संघनन की क्रिया होती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है, और उन बादलों के द्वारा फिर से जल ठोस द्रव गैस के रूप में पृथ्वी पर आती है, ठीक है। और फिर जो जल पृथ्वी पर आता है, फिर से उस पर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है, फिर वाष्पीकरण होता है। तो मतलब ये प्रक्रम जो है चलता रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जल चक्र, ठीक है।
बहुत आसान है। आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आया कि नहीं। मान लो ये कोई जल है, इसका वाष्पीकरण हुआ, ठीक है। इसका वाष्पीकरण होने के बाद ये वायुमंडल में पहुंचा, इसका संघनन हुआ, ठीक है। संघनन के बाद फिर से बादल बना। अब बादल बनने के बाद क्या हुआ कि फिर से ये पानी के रूप में नीचे आई, ठीक है। और फिर से अब वही इसका चक्रीय प्रक्रम चालू है, ठीक है ना। इसका चक्रीय प्रक्रम जो है चालू है, फिर वो जल बनेगा, फिर वाष्पीकरण होगा, तो इसी को हम जल चक्र कहते हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आया? इससे हमको ये समझ में आया कि जल कभी समाप्त नहीं होता है, बल्कि जल जो है जल चक्र के माध्यम से अपना रूप बदलता रहता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग को आई समझ में। अब आओ हम लोग आगे चलते हैं। देखो, जल चक्र पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं जल के प्रकार। जल भी देखो कई प्रकार के होते हैं, और इसको हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? एक लवणीय जल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? साल्टी वाटर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? अलवणीय जल, ठीक है। ये जो होता है फ्रेश वाटर होता है, ठीक। जल कितने प्रकार के होते हैं? जल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हमने जल के बारे में देखा, जल क्या होता है। देखो, हम ना एनसीईआरटी में जिस हिसाब से दिया है, केवल वहाँ से एनसीईआरटी का सिलेबस उठाते हैं, और वहाँ पर जो भी चीज़ें बेसिक है उसको हम अपने तरीके से जितना भी बेहतर आपके पास डिलीवर हो सके उतना बेहतर तरीके से डिलीवर देने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको एक एक चीज़ ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आप जाओगे बुक उठाकर देखोगे, बुक में इतने बेहतर तरीके से नहीं समझाया हुआ है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखने के बाद जब अपनी बुक पढ़ोगे, जब क्लास 5 की एनसीईआरटी, आप क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि इतने अच्छे तरीके से हमको समझ में आ रहा है चीज़ें को, ठीक है। तो जो है जल तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी हम जल के बारे में पढ़े, जल चक्र के बारे में पढ़े। अब देखो, जल दो प्रकार का होता है, एक अलवणीय जल और दूसरा हमारा क्या है? लवणीय जल, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम फ्रेश वाटर बोलते हैं और इसको सॉल्टी वाटर बोलते हैं। तो सॉल्ट का मतलब क्या हुआ? देखो, ये जो वाटर होता है ना, अलवणीय जल, हाँ, तो ये दो जो वाटर होता है ना, अलवणीय जल, लवणीय जल, इसमें ना नमक की बहुत काफ़ी मात्रा होती है, NaCl जिसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें ना नमक की काफ़ी ढेर सारा मात्रा होता है, तो इतनी अधिक ये खारा होता है कि हम इसको पी नहीं सकते, इस जल को हम उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि खारा जल हम पी पाते हैं? नहीं पी पाते, वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है, ठीक है, हार्मफुल होती है, नुकसान पहुंचाती है हमारी बॉडी को। तो लवणीय जल जो है अपने महासागरों में पाए जाते हैं, ठीक है, सागरों में पाए जाते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं, कुछ झीलों में पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी कुछ झील हैं वहाँ पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। लवणीय जल ये जो है मनुष्य के लिए उपयोग लायक नहीं होती हैं। इतनी बात आई आपको समझ में। अब दूसरा क्या है? अलवणीय जल। इसी जल को, यह जो है फ्रेश वाटर, ये जो है साफ पानी होता है, इसमें नमक की मात्रा नहीं होती है, और इसी पानी को मनुष्य जो है यूज करता है, उपयोग में लाता है, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए हम इसी जल को उपयोग में लाते हैं। ये सब कहाँ पाई जाती हैं? नदियों में पाई जाती है, तालाब में पाया जाता है, सोख्ते में पाया जाता है, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में। जल के प्रकार, जल में कौन कौन से प्रकार है? पहला अलवणीय, लवणीय, दूसरा अलवणीय, ठीक है। साल्टी वाटर, फ्रेश वाटर,
ये कहाँ पर पाया जाता है? ये महासागरों सागरों वगैरह में पाया जाता है। इसको मनुष्य यूज नहीं कर पाते क्योंकि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये नदियों तालाबों वगैरह में पाया जाता है। इसको मनुष्य यूज करते हैं क्योंकि इसमें नमक की मात्रा कम होती है। अब आओ हम आगे देखते हैं जल का वितरण। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? जल का जो है वितरण। देखो जल का वितरण जो है ना, पृथ्वी पर अगर हम पृथ्वी पर देखें तो पृथ्वी पर जल जो है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, 71% जल पाया जाता है। ठीक है, मतलब 3/4 जो भाग होता है उस पर जल पाया जाता है। ठीक, और उसमें से 97% भाग जो है महासागरों में पाया जाता है। ठीक, 97% भाग, अगर जैसे पृथ्वी पर टोटल 100% जल है तो 100 में से 97% जो जल है केवल वह महासागरों में पाया जा रहा है। महासागर कौन से हैं? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इन्हीं में 97% जल पाया जा रहा है। बचा अपने पास कितना? 3% जल। बाकी जो 3% जल है वही हर जगह पाया जाता है। वही बर्फ छत्रक में पाया जाता है 0.2%, भूमिगत जल में पाया जाता है 0.068%, झीलों में पाया जाता है, वायुमंडल में पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है। ठीक है, तो अपने जो जल का एक बड़ा भाग है 97% भाग, ठीक है, महासागरों में पाया जाता है। और अभी हमने क्या पढ़ा? जस्ट 1-2 मिनट पहले हमने क्या पढ़ा कि जो महासागरों का जल है यह जो है लवणीय जल है। ठीक है, ये जो है सॉल्टी वाटर है। ठीक, तो सॉल्टी वाटर क्या है? हम उपयोग में नहीं ले पाते। ठीक है, यह मनुष्यों के पीने लायक नहीं होता, इसको मनुष्य उपयोग में नहीं ले पाते। तो 97% जल तो हमारा बेकार हो गया। ठीक है, केवल हमारे पास 3% जल बचा। अब इस 3% जल में भी जो है 2% तो केवल जो बड़े बड़े अपने पास हिमानी हैं, जो हिम नदियाँ होती हैं, जो ग्लेशियर होते हैं साफ जल का, उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, इसको भी हम डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते। केवल हम 0.68% भूमिगत जल और नदियों में जो जल पाया जाता है 0.01% वही हम यूज कर पाते हैं। ठीक है, वही जल केवल हम यूज कर पाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम इतने बड़े ग्रह पृथ्वी पर रह रहे हैं जहाँ पर 3/4 भाग केवल जल का है, जो पृथ्वी जलों से ढकी हुई है पूरी, लेकिन उस पृथ्वी पर भी जल की हमको बहुत किल्लत होती है। हमको जल इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। ठीक है, जल के लिए हम बहुत परेशान होते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जल का जो है वह लवणीय है, जिसको हम यूज नहीं कर पाते। 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। तो जल का वितरण में आप देखें कि जल महासागरों में पाया जाता है, बर्फ छत्रक में पाया जाता है, भूमिगत जल में पाया जाता है। आप लोग ना ये डाटा याद कर लीजिएगा कि किसमें कितना पाया जाता है। ठीक है, यूपीएससी से लेकर हर एग्जाम में सीधे सीधे ये डाटा पूछ लिया जाता है। तो आप ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक, आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या कारण है कि पृथ्वी पर 71% जल पाने होने के बावजूद, ठीक है, क्या कारण है पृथ्वी पर 71% जल होने के बावजूद, या फिर पृथ्वी पर 3/4 भाग जल का होने के बावजूद भी हमें जल की अभाव होता है, हम जल से अभाव रहते हैं, जल हमको उपलब्ध नहीं हो पाता। तो इसका प्रमुख कारण यही है क्योंकि पृथ्वी पर इतना जल तो है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा भाग जो है वो महासागरों में पाया जाता है। ठीक है, वह लवणीय जल है जिसको हम उपयोग नहीं कर पाते। ठीक, तो आज से हम ऐसा करें क्या कि अपना टॉपिक पढ़ाते वक्त उसमें क्वेश्चन भी आपको बताते चलें और क्वेश्चन उसको आप लिखिए अपनी, मतलब एनसीईआरटी के साथ मेंस का भी तैयार करते चलें। चलिए ठीक है, देखते हैं कल से हम आप लोग को पढ़ाते वक्त क्वेश्चन भी बताएंगे जिससे आप लोग को मेंस में लिखने की दिक्कत ना हो, आप लोग मेंस भी अच्छे से लिख सको। ठीक है, तो अब ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? जल पढ़ा, जल चक्र पढ़ा। ठीक है, जल चक्र के बाद प्रकार पढ़ा, इसके जल के कितने प्रकार होते हैं, और इसका वितरण पढ़ा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, महासागरीय जल का परिसंचरण। ठीक है, महासागरीय
जल का परिसंचरण क्या होता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, महासागरीय जल का परिसंचरण। देखो, महासागर का जो जल होता है ना, वो हमेशा गतिशील होता है। गतिशील का मतलब यह जो है अपना स्थान हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमेशा जाता रहता है। ठीक, ये कभी एक जगह रुकता नहीं है महासागर का जल। जैसे मान लो कोई तालाब का जल है, ठीक है, तालाब का जल जो है वो वहीं पर रहता है, उसी तालाब के अंदर रहता है। कोई झील है, उस झील का जो जल है वहीं पर रहता है, ये कहीं तो घूमता है नहीं, कहीं पर और जाता नहीं है। ठीक है, कोई नदी है, उसका भी जल मैक्सिमम वहीं पर रहता है। ठीक है, उस नदी तक ही सीमित रहता है, नहर तक ही सीमित रहता है। तो लेकिन महासागर का जो जल होता है ना, वो हमेशा गतिशील होता है, अपना स्थान बदलता रहता है, एक स्थान से वो दूसरे स्थान पे जाता रहता है। और जल के, महासागरीय जल के इसी गतिशील प्रवृत्ति को जो है महासागर का परिसंचरण कहते हैं। ठीक है ना, इतनी बात आई आप लोग को समझ में कि महासागर का, अरे यार सॉरी, ठीक है, इतनी बात आई आप लोग को समझ में कि महासागर का परिसंचरण क्या है, कि जल जो महासागरों का जल हमेशा गतिशील अवस्था में होता है, वो अपना स्थान बदलता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता रहता है, उसी को हम महासागरीय जल का परिसंचरण कहते हैं। अब देखो, ये जो गतिशील होता है ना जल, वो 3 प्रकार से होता है। ठीक है, परिसंचरण के प्रकार मान लो, आप इसको प्रकार भी देख सकते हो, कितने प्रकार से परिसंचरण करता है, कितने प्रकार से गति करता है। तो वह 3 प्रकार से गति करता है। कौन कौन से रूप में? पहला, तरंगों के रूप में। ठीक है, तरंग के रूप में। पहला महासागर की गति कौन सी है? तरंग के रूप में। दूसरी गति कौन सी है? ज्वार भाटा के रूप में। ठीक है, अभी हम देखते हैं सबको कौन कौन से कैसे गति करते हैं। ज्वार भाटा के रूप में। और तीसरा कौन सा है? धाराओं के रूप में। हम कहते नहीं महासागरीय धाराएं, ठीक है, धाराओं के रूप में। तो महासागर का जो जल है वो परिसंचरण करता है, जब वो गति करता है तो वो इन्हीं 3 रूपों में गति करता है, एक तरंगों के रूप में, एक ज्वार भाटा के रूप में, और तीसरा धाराओं के रूप में। तो आओ सबसे पहले हम तरंगों के रूप में देखते हैं। ठीक है, देखो आप लोग को हाँ बहुत आसान भाषा में समझाएंगे, इतने आसान भाषा में समझाएंगे कि आप खुद ही कहोगे कि हाँ सर बहुत सही आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जितनी ज़रूरत है, जितनी डोज की ज़रूरत है उतनी ही डोज आपको मिलेगी, लेकिन जो डोज मिलेगी ये ब्रांडेड होगी। ठीक है ना, आप भूलोगे नहीं जल्दी, एक बार आप अच्छे से देख लोगे तो आप भूलोगे नहीं। ओके, अब आओ तरंग देखते हैं। तो तरंग देखने से पहले हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में कहाँ चलते हैं? अपने बचपन में। ठीक है, अपने बचपन में, या फिर अपने उस स्वप्न में, या अपने उस ख्यालों में जहाँ पर हम नदी के किनारे बैठे होते हैं। ठीक है, या नदी के किनारे या कोई पानी के किनारे हम लोग बैठे होते हैं और उसमें हम एक पत्थर मारते हैं। ठीक है, उसमें हम कोई पत्थर मारते हैं, तो जब पत्थर हम मारते हैं तो हमको क्या नज़र आता है? ठीक है, क्या नज़र आता है बताओ? जब पत्थर मारते हैं तो जल हमको, जब पत्थर जल पे गिरता है तो जल हमको ऐसे ऐसे चलते हुए दिखाई देता है ना? जल हमको ऐसे ऐसे चलते हुए दिखाई देता है, और फिर जब वो पत्थर कुछ देर बाद फिर जल शांत हो जाता है, लेकिन फिर जब हम दूसरा पत्थर मारते हैं तो फिर वो ऐसे ऐसे चलते हुए दिखाई देता है। ठीक है, इतनी बात आई आपको समझ में? फिर आपको ऐसे चलते हुए दिखाई देता है, तो वही जो है तरंग गति है, मतलब जल का ऊपर, ठीक है, वही तरंग गति है। मतलब इसका क्या हुआ? जल का ऊपर और ऊपर उठना और नीचे गिरना ही तरंग है। ठीक है, तरंग गति है। ठीक, अब जैसे मान लो एक उदाहरण और हम लेते हैं।
जल जो है इस पे केवल तरंगे उठती हैं। जल एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाता है। जो जल होता है वो वही होता है, लेकिन वो तरंगों के रूप में चलती हैं। ठीक है, उनकी तरंगे केवल आगे बढ़ती हैं। जल वही होता है। मान लो ये कोई जल है, ठीक है, ये मान लो कोई जल है, यहाँ भी जल है, तो यहाँ पर ये वाला जल यहाँ पर नहीं आता है, जल यहीं पर होता है, लेकिन ये तरंग इसके आगे बढ़ती हैं। तो जल जब तरंगों के रूप में आगे बढ़ती हैं तो उसको हम तरंगीय गति बोलते हैं, जल की तरंगीय गति बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई हमारा गेंद है, कोई हम गेंद खेलते थे बचपन में, अभी भी खेलते हैं जब मन करता है, तो गेंद तालाब में अगर चली जाती है तो तालाब कुछ समय बाद जो है तालाब से गेंद किनारे की ओर आ जाती है। ठीक है, हमारा ये गेंद मान लो बीच में था, तो कुछ समय बाद जो है गेंद किनारे की ओर लग जाती है। वो क्यों होता है? वो तरंगों के ही रूप में होता है। ठीक है, वह तरंगों के ही रूप में होता है। तो जब जल एक स्थान से दूसरे स्थान पे ना जाकर अपने तरंगों के रूप में आगे बढ़ती हैं, उसको हम जल का तरंगीय गति कहते हैं। और ये जो है गति किस लिए करती हैं? पवनों के कारण। ठीक है, पवन के कारण। जब हवा चलती है जल क्षेत्र के ऊपर से, तो जल का ऊपरी भाग जो है पवन के संपर्क में आते ही तरंगों का उत्पन्न करता है। ठीक है, और तरंग के रूप में जल आगे बढ़ती है। लेकिन जब बहुत तेजी से पवन चलती है तो ये जल के बहुत ऊंचे ऊंचे तरंगे उठने लगती हैं। ठीक है, जैसे समुद्रों में जब तूफान चलता है, आंधी चलती है, तो ये जल के तरंग बहुत ऊंचे ऊंचे उड़ जाते हैं। या फिर जब भूकंप आता है तो फिर पृथ्वी असंतुलित हो जाती है। ज्वालामुखी आता है मान लो महासागरों में, तो पृथ्वी असंतुलित हो जाती है। तो ये क्या है, जल के अब तरंगे बहुत ऊपर ऊपर उड़ती हैं। ठीक है, बहुत ऊपर ऊपर उड़ती हैं। तो जल के इन्हीं तरंगों को अब हम सुनामी कहने लगते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे सुनामी क्या है, जब जल के तरंगे बहुत ऊंचाई पर उठने लगती हैं, लंबवत उठने लगती हैं, लंबवत उठने लगती हैं, बड़ी बड़ी लहरें नुमा उठने लगती हैं, उसी को हम सुनामी कहते हैं। तो तरंग की क्रिया विधि आपको समझ में आई ना? तरंग कब सुनामी बन जाता है? तरंग तब सुनामी जब बनता है जब महासागरों में बहुत तीव्रता से आंधी चलती है, तूफान चलता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है। तो अब ये तरंगे जो पहले छोटी छोटी तरंगे थी, अब यही तरंगे काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उन्हीं तरंगों को सुनामी कहते हैं। यह काफ़ी हानिकारक भी होती है। ठीक है, हानिकारक कैसे होती है? क्योंकि जब सुनामी आती है तो क्या होता है, समुद्र का जल जो है शहरों में भर जाता है, जिससे वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, बड़े बड़े मकान गिर जाते हैं, और क्या होता है, जहाज़ें डूब जाती हैं। ठीक है, तो सुनामी के हानिकारक प्रभाव तो आप जानते ही हो, और तरंग आपने देखा। अब दूसरा हम देखते हैं ज्वार भाटा। अब दूसरा हम देखते हैं ज्वार भाटा। देखो ज्वार भाटा क्या है, आपने सुना होगा। ज्वार भाटा क्या है? देखो ज्वार हम उसको कहते हैं जब समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, जब समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है और नीचे गिरता है। ठीक है, जब समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है उसको हम ज्वार कहते हैं, और जब वो नीचे की ओर गिरता है उसको हम भाटा कहते हैं। ठीक, तो ज्वार भाटा अगर कोई आपसे एक लाइन में पूछे तो आप क्या बताओगे? समुद्री जल जब ऊपर की ओर उठता है उसको हम ज्वार कहते हैं, और नीचे की ओर जब वो गिरता है उसको हम भाटा कहते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र का मान लो कोई जल है, ये ऊपर उठेगा तो नीचे भी तो गिरेगा, उसको हम ज्वार भाटा कहते हैं। और यह नियमित रूप से दिन में 2 बार होता है। ठीक है, तरंग भी वहाँ पर ऊपर उठ रही है, लेकिन हम उसको तो ज्वार भाटा नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अनियमित होती है। और ज्वार भाटा क्या है, दिन में 2 बार जरूर ही आता है। ठीक है, ये नियमित रूप से आता है, उसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, तो ज्वार भाटा आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया कि ज्वार भाटा क्या है? जब समुद्र का जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है उसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। यह नियमित रूप से दिन में 2 बार जरूर आता है। ठीक, अब ज्वार भाटा के आने के कारण क्या है? आखिर ज्वार भाटा क्यों आता है? ठीक है, क्या कारण है कि जो ज्वार भाटा आता है? तो आओ इसका कारण देखते हैं। देखो इसका कारण क्या है ना, इसका कारण सूर्य और चंद्रमा है।
ठीक, इसका कारण सूर्य और चंद्रमा है। अब आओ एक एक करके देखते हैं कैसे सूर्य और चंद्रमा है। देखो, सूर्य और चंद्रमा क्या करते हैं पता है? यह पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। सूर्य भी चंद्रमा भी, ये दोनों मिलकर पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। तो ये अपनी मान लो कोई पृथ्वी है, इस पे जल भी है, स्थल भी है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है पृथ्वी पर जो जल होता है वह जो है ऊपर की ओर उठने लगता है। ठीक है, लेकिन इसकी क्षमता, इस चंद्रमा की या सूर्य की क्षमता इतनी नहीं होती कि उस जल को उठा ले जाए अपने पास तक। ठीक है, इतनी क्षमता नहीं होती। तो ये जल कुछ ऊपर तक उठता है फिर नीचे गिर जाता है, तो उसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, तो ज्वार भाटा का कारण क्या है? चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। जो सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है, ठीक है, जिससे पृथ्वी की सतह पे जो जल, देखो जब सूर्य और चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है तो पृथ्वी पर उपस्थित जल सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य और चंद्रमा की ओर आकर्षित होने लगते हैं और ऊपर उठने लगते हैं। लेकिन ऊपर उठकर फिर जब ये नीचे गिरते हैं उसी को हम ज्वार भाटा बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम ज्वार भाटा बोलते हैं। अब आओ आगे देख लेते हैं बृहद ज्वार और लघु ज्वार। बृहद ज्वार कब आता है? जब बहुत बड़े बड़े ज्वार आते हैं। और लघु ज्वार भाटा कब आता है? ठीक है, लघु ज्वार कब आता है? तो आओ इस चीज़ को भी हम बहुत आसानी से समझें। हम सब कुछ आसानी से तो समझते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले बृहद ज्वार देखते हैं। देखो, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी लाइन में होती हैं। ठीक है, अमावस्या और ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, ठीक है, अमावस्या कब होती है, पूर्णिमा कब होती है? पिछली कक्षा में हमने बताया है आप लोग को, इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि जो लोग भी मेरी पिछली क्लासेस को ना देखें वो जाकर देख कर आएँ। अमावस्या और पूर्णिमा के समय जो है चंद्रमा भी और सूर्य भी ये तीनों एक सीधी रेखा में होती हैं पृथ्वी के। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होती हैं। तो अब क्या होता है? सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पृथ्वी पर एक साथ लगता है। ठीक है, अब जब चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो पृथ्वी पर जो है जो जल होता है वो अधिक आकर्षित होगा। पृथ्वी का जो जल ऊपर की ओर अधिक आकर्षित होगा, तो इससे जो है बहुत बृहद मात्रा में ज्वार आएगा। ठीक है, बहुत बड़े बड़े ज्वार आएंगे क्योंकि पृथ्वी का जो जल है बहुत ऊंचाई पर उठ रहा है। ठीक है, बृहद ज्वार आएगा। तो बृहद ज्वार कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी लाइन में होती हैं। और वो सीधी लाइन में कब होती हैं? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। तो जब एक सीधी लाइन में होती हैं जिससे सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी तीव्रता से लगता है पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, और पृथ्वी का जल काफ़ी ऊंचाई पर उठता है, उसी को हम जो है बृहद ज्वार कहते हैं। ठीक है, अब लघु ज्वार कब आता है? आओ अब यहीं पर देख लेते हैं लघु ज्वार कब आता है। जब सूर्य, ठीक है, ये मान लो हमारा सूर्य है, ये सूर्य है, चंद्रमा, ये मान लो हमारा चंद्रमा है,
और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक दूसरे के समकोण पर होती हैं, ठीक है, तीनों एक दूसरे के समकोण पे हैं कि नहीं है, यहाँ पर तीनों एक दूसरे के समकोण पे ही है ना। तो जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक दूसरे के समकोण पर होती है तो किसी का भी, अब देखो सूर्य जो है यहाँ से अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, चंद्रमा यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, तो ये जितना इधर जल को खींच रहा है इतना ये इधर भी खींच रहा है, तो ये दोनों बल एक दूसरे से संतुलित हो जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित हो जा रहा है, इससे पृथ्वी का जल जो है, जो कुछ यहाँ पर उठ रहा था कुछ यहाँ पर उठ रहा था, दोनों एक दूसरे के बल के कारण संतुलित हो जा रहे हैं, तो फिर अब पृथ्वी का जल ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाता, तो अब इस समय क्या होता है, लघु ज्वार आता है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि ज्वार भाटा क्या है तो आप क्या कहोगे, नियमित रूप से दिन में 2 बार पृथ्वी का जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, उसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। इसका कारण क्या है, अगर कोई आपसे कारण पूछे तो यह सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं उसी के कारण ज्वार भाटा आता है। ठीक है, अब ज्वार भाटा से अगर कोई आपको पूछे कि बृहद ज्वार और लघु ज्वार कब आते हैं तो आप बता सकते हो जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होती है। ऐसा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पर होता है। ठीक है, तीनों एक सीधी रेखा पर होती हैं, तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण संयुक्त रूप से पृथ्वी पर कार्य करता है, उस कारण बृहद ज्वार आते हैं। लेकिन जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक समकोण पर होती हैं, तीनों एक दूसरे से समकोण पर होती हैं, तो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित हो जाता है। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित हो जाता है, जिस कारण पृथ्वी पर छोटे ज्वार आते हैं। पृथ्वी का पानी ऊपर ज़्यादा नहीं उठ पाता, छोटे ज्वार आते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोग को आई समझ में। चलिए अब आगे चलते हैं। ये चित्र आप लोग बना लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट चित्र है ये वाला भी और ये वाला भी। आप अपने माइंड में अगर ये चित्र हमेशा रखेंगे ना, आपको एक भी शब्द याद है कि नहीं याद है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं पता है कि नहीं पता है, लेकिन अगर ये फिगर आपको याद रहेगा ना, आप जब चाहोगे आपको पता हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं ज्वार भाटा के लाभ क्या होते हैं। ठीक है, इतना हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ लाभ तो होगा तभी तो पढ़ रहे हैं। अब देखो इसका पहला लाभ क्या होता है, जब ज्वार भाटा आता है तो जो बंदरगाह होते हैं ना, बंदरगाह पे एकदम पानी से भर जाता है। ठीक है, क्योंकि ज्वार भाटा का पानी जब ऊपर उठता है तो ये बंदरगाहों तक पहुंच जाता है, जहाँ तक पहले तक जो बंदरगाह जो है पहले पानी नहीं पाते थे, अब उन बंदरगाहों पर भी पानी पहुंच जाता है। इससे क्या होती हैं कि जो नावें समुद्र में ही खड़ी होती हैं, अब उनको भी बंदरगाह तक आने के लिए पानी उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में कि बंदरगाहों पर पानी के आ जाने की वजह से नावों को जो है बंदरगाह पर लाना आसान होता है। दूसरा, ज्वार भाटा के कारण किनारे तक मछलियां आ जाती हैं, जिससे मत्स्य उत्पादन में आसानी होती है। ठीक है, तीसरा, ज्वार भाटा से बिजली का भी उत्पादन किया जाता है, बिजली उत्पादन में। ठीक है, तो ये सब ज्वार भाटा के लाभ हैं। अब ये हमारा ज्वार भाटा भी खत्म हुआ, अब हम आगे चलते हैं। अब महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारी तीसरी गति है, महासागरीय धाराएं। देखो महासागरीय धाराएं ना निश्चित गति से और निश्चित दिशा की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, इनकी दिशा जो होती है ना निश्चित होती है, निश्चित दिशा से गति करती हैं। ठीक है,
महासागरीय धाराएं जो होती हैं यह एक बड़े जल के क्षेत्र को, जैसे हम नदियाँ देखते हैं, नदियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान में बहुत जल को लेकर जा रही हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो धाराएं होती हैं ना, वह समुद्र में एक निश्चित दिशा में हमेशा बह रही होती हैं, ठीक है। एक निश्चित दिशा में हमेशा बह रही होती हैं, अपनी दिशा को जल्दी चेंज नहीं करती हैं, ठीक है। वो महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। बड़ी बड़ी जो पानी का समूह है जब एक निश्चित दिशा में बढ़ता है उसी को हम महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धारा क्या है? जब पानी का एक बड़ा समूह निश्चित दिशा में आगे की ओर बढ़ता है तो उसी को हम महासागरीय धाराएं कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो, महासागरीय धाराएं भी ना दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आओ हम देखते हैं महासागरीय धाराओं के प्रकार। ये भी ना जो दो प्रकार की होती है। पहला क्या है? गर्म जलधारा। और दूसरी कौन सी होती है? ठंडी जलधारा। महासागरीय जलधाराएं कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक पहली गर्म जलधारा, दूसरी ठंडी जलधारा। अब देखो, गर्म जलधारा क्या है? जब जल निम्न अक्षांशों से, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री सेल्सियस, ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं उसको हम उच्च अक्षांश कहते हैं। ये मान लो हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, दोनों साइड, ठीक है। ये मान लो हमारा 90 डिग्री है और ये जो है बीच वाला वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक। देखो, जब जल, और हमने क्या पढ़ा था कि सूर्य का प्रकाश जो है विषुवत रेखा पर अधिक प्राप्त होता है और ऊंचाई पर बढ़ने पर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी मात्रा में कमी आती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था? अब वहीं से कोरिलेट करिए। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग ना बहुत अच्छे से वीडियोस देखा करिए। अगर आप लोग अच्छे से देखे हो ना तो आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आप लोग पिछली वीडियो को भी अच्छे से नहीं देखे हो तो आपको सारी चीज़ों में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा कि गर्म जलधारा कहाँ से कहाँ बहती हैं। देखो, ये निम्न अक्षांश है 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं ना वैसे वैसे उच्च अक्षांश इसको बोलते हैं। जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं ध्रुवों की ओर उसको उच्च अक्षांश बोलते हैं। तो जो गर्म जलधाराएं हैं वो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाती हैं, ठीक है। आप लोग को आई इतनी बात समझ में? जो गर्म जलधाराएं हैं वह निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर जाती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? देखो कि निम्न अक्षांशों पे सूर्य का प्रकाश अधिक प्राप्त होता है तो यहाँ पर जो है अधिक तापमान होता है। अधिक तापमान के कारण क्या होता है? यहाँ का जल जो है बहुत गर्म होता है, ठीक है। यहाँ का जल बहुत गर्म होता है और जब जल गर्म होगा तो जलधाराएं भी गर्म ही होंगी ना। जलधाराएं क्या है? जल की, तो जो कई सारे बहुत जो जल होता है, जल जब बहुत सारा जल इकट्ठा होकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ता है उसी को हम जलधारा कहते हैं। तो जब जलधाराएं यहाँ से निकलेंगी, निम्न अक्षांशों से निकलेंगी, तो यहाँ पर क्या होगा? सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ रहा है तो तापमान अधिक होगा, तो ये ऑलरेडी गर्म होंगी, ठीक है। तो जब निम्न अक्षांशों से ऊपर की ओर जाती हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, जैसे गल्फ स्ट्रीम। अब मैं थोड़ा सा आपको मैप बना के समझा रहा हूँ, लेकिन आपका ये वर्क है कि आप जाकर इसको देखिएगा जरूर कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहाँ से जा रही है। देखो, ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, ये हमारा उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका की अगर पूर्वी साइड आप देखोगे ना, एक जलधारा जाती है तो ये नीचे से ऊपर जा रही है और ये मान लो हमारा विषुवत रेखा है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जो जलधारा जा रही है ना उसी को हम गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। तो जब निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जो धाराएं जा रही हैं उसी को हम क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम, मतलब उसी को हम गर्म जलधारा कहते हैं, ठीक है। अब ठंडी जलधारा क्या है? अब ऊपर की ओर हमने क्या पढ़ा कि सूर्य का तापमान यहाँ पर कम प्राप्त होता है। जब सूर्य का तापमान यहाँ पर कम प्राप्त होगा
तो क्या होगा, यहाँ पर जो जलधाराएं होंगी वो ठंडी होंगी, यहाँ पर जलधाराएं अधिक गर्म नहीं होंगी। तो जो है उच्च अक्षांशों से, अब इसका जस्ट अपोजिट, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आने वाली जलधाराओं को ठंडी जलधाराएं कहते हैं, जैसे लैब्राडोर। ठीक है। अब इसी उत्तरी अमेरिका के बगल में आप देखोगे ना ग्रीनलैंड होगा, इसको हम ग्रीनलैंड बोलते हैं। ठीक है। ग्रीनलैंड के बगल से ही एक और जलधारा आती है जिसको हम लैब्राडोर बोलते हैं, ये ऊपर से नीचे की ओर आती है, ये ठंडी जलधारा है। ठीक है। तो आप ना आज जाकर मैप में देखिएगा कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहाँ है, लैब्राडोर जलधारा कहाँ है। ठीक है। इन सब चीज़ों को आप देखिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक। अगर मेरे साथ आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको भी मज़ा आएगा और हमको भी मज़ा आएगा। ठीक। अब हमने जलधाराओं के प्रकार के बारे में पढ़ा। ठीक। अब देखो जलधाराओं के भी लाभ हम देखते हैं कि क्या हैं। जलधाराओं के लाभ, देखो जलधाराओं के पहला लाभ है कि यह तापमान को जो है नियंत्रित करती है। ठीक। जैसे यूरोपीय कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर तापमान जो है बहुत ही कम होता है, जहाँ पर तापमान बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पर अगर गर्म जलधाराएं जब पहुँचती हैं, गल्फ स्ट्रीम वगैरह जब पहुँचती हैं वहाँ पर, तो वहाँ का तापमान थोड़ा बढ़ा देती हैं। जब वहाँ का तापमान बढ़ा देती हैं तो वहाँ पर मौसम जो है बड़ा सुहावना हो जाता है। ठीक है। जिसमें लोग बहुत आनंदमय तरीके से रहते हैं। ठीक है। आनंद से रहते हैं। ठीक। तो सबसे पहला काम जलधाराओं का क्या है, वो तापमान को नियंत्रित करती हैं। इसी प्रकार जैसे कहीं का तापमान बहुत अधिक है तो वहाँ पर ठंडी जलधाराएं पहुँच के वहाँ का तापमान कम कर देती हैं। ठीक है। जिससे वहाँ पर रहने के लोगों को आसानी होती है। ठीक। अब ये जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं, दोनों जलधाराएं जहाँ पर एक स्थान पर मिलती हैं, वह स्थान जो है धुंध का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है। और वह स्थान काफ़ी उत्पादक भी बन जाता है, तो वहाँ पर मछलियों वगैरह के प्रजनन के लिए एक उचित स्थान होता है, तो वहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में मछलियाँ वगैरह पाई जाती हैं। ठीक है। तो मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक। तो जलधाराओं के यही सब लाभ हैं, और इसी जलधाराओं के लाभ के साथ हमने आज का अपना ये चैप्टर नंबर 5 ख़त्म किया। अब कल हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। जिसको जो भी ना समझ में आया हो और वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और आप लोग बताइएगा कि अगर मैं कुछ ज़्यादा तेज़ अगर पढ़ा रहा हूँ तो आप उस पर भी कोई फीडबैक दीजिएगा, तो मैं स्लो कर लूँगा। अगर स्लो पढ़ा रहा हूँगा तो आप लोग बताएंगे तो मैं इसको फास्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा फास्ट कर लूँगा तो इसमें से कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है। तो आप लोग ये काम करिएगा इतना, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।